नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आप देख रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट ओमकार चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में 2 दिन से एक बड़ा हंगामा चल रहा है और उस हंगामे में राहुल गांधी जब निकलते हैं तो हीरो मानते हैं कि वो हीरो हैं और उन्होंने इस देश की संसद को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है, क्योंकि उनके कहने से उनके सांसद उनके बाद बोलते नहीं है, फिर उनके पर्चे उछाले जाते हैं और बाहर आकर वो फिर से एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हैं। कल तक सिर्फ चीन था, आज एप्स्टीन है। तो ये जो पूरा खेल है, ये आपको क्या लग रहा है कि क्या संसद में ये जो सब चल रहा है, इससे राहुल गांधी को कितना फायदा हो रहा, उनकी पार्टी को कितना फायदा हो रहा, और क्या वाकई प्रधानमंत्री के किसी एक ऐसे मुद्दे पर वो ऐसा कोई सच सामने ले आए जो देश की जनता को मालूम नहीं था? देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब से ऐसा कौन सा सेशन है जो इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, या उस सेशन की शुरुआत हंगामे से, प्रदर्शन से, नारेबाजी से, प्ले कार्ड से नहीं हुई। इससे क्या राहुल गांधी हीरो बन गए? कौन सी उपलब्धि राहुल गांधी ने या प्रियंका वाड्रा ने या कांग्रेस ने अभी तक हासिल कर ली है, या देश की जनता का दिल जीत पाए क्या? और किस कंडीशन में था देश जब 2014 में सत्ता बदली, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस चुनाव हारी? उस समय क्या कंडीशन थी देश की? मुद्रास्फीति की दर कहां थी? करप्शन कहां था, जिसको लेकर के अन्ना हजारे और वो अरविंद केजरीवाल और ये सारे के सारे आंदोलन चला रहे थे? करप्शन को लेकर के ही चला रहे थे, लोकपाल की मांग को लेकर के, जन लोकपाल की मांग को लेकर के ही चला रहे थे। यानी करप्शन उरूज पर था, 7वें आसमान पर था। देश को चौपट करके रखा हुआ था इन लोगों ने, लूट रहे थे एक तरीके से ये देश को। भ्रष्टाचार की खबरें हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने सुर्खियां बनती थी मीडिया में। आज बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। करप्शन की कोई खबर नहीं आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है। इसके अलावा जो आम लोगों के जीवन में बदलाव है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये केवल नीति आयोग के आंकड़े नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कहना शुरू किया है कि 2014 के बाद 24 करोड़ जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। जो देश का एक रुतबा होता है, जो एक सम्मान होता है, पासपोर्ट का जो एक साख होती है, जो पोजीशन है पूरी दुनिया में भारत की, जो इकोनॉमी है हमारी, वो कैसा कर रही है? क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पर भारत खड़ा हुआ था, आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पर कैसे आ गया? पिछले 6 महीने में ही 5 बड़ी डील हुई हैं एफटीए। जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, दिसंबर 2025 में ओमान के साथ हुई, दिसंबर 2025 में ही न्यूजीलैंड के साथ हुई। अभी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के दोनों शीर्ष नेता कोस्टा साहब और उर्सुला, जो गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी, वो भारत और यूरोप के बीच ट्रेड डील करके गई हैं, जिसे मदर्स कहा गया है ऑल डील की। और 2 फरवरी को अब अमेरिका भी तमाम घुड़की देने के बावजूद, धमकी देने के बावजूद, दबाव प्रेशर बनाने के बावजूद, जब नरेंद्र मोदी नहीं झुके, जब हमारे एक्सपोर्ट को प्रभावित नहीं कर सके, बल्कि 14% एक्सपोर्ट बढ़ गया, इसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब तो यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन की बात जब हम करते हैं
तो ये यूरोप के 27 देश हैं जिनकी आबादी 45 करोड़ है। और जो यूरोपियन यूनियन की छतरी के नीचे नहीं है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ भी हम ट्रेड डील पहले ही साइन कर चुके हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि मेरा कोई प्रेशर काम नहीं आ रहा है, 50% टैरिफ लगा करके भी मैंने देख लिया, तो भारत तो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि झक मार करके अपनी वो शर्तें छोड़ करके जो वो भारत के ऊपर थोपना चाहता था डेयरी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको छोड़ करके अब ट्रेड डील करने के लिए तैयार हो गया अमेरिका। क्योंकि डोमेस्टिकली भी अब अमेरिका के भीतर भी उनके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो चुके थे। वहां महंगाई बढ़ रही है, वहां एक तरीके की अराजकता बढ़ रही है, इनके नेतृत्व, इनकी नीतियों को लेकर के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखाना है मिडटर्म पोल से पहले कि मेरे खाते में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। उनके विरोधी भी और उनके सहयोगी भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि पिछले 25-30 सालों में जितने राष्ट्रपति रहे, जितनी सरकारें रही यूएस की, उन्होंने एक कोशिश की थी कि भारत को किसी तरीके से अपने करीब लाया जाए चीन के खिलाफ एक रणनीतिक दांव पेच के तहत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नासमझी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, ईगो की वजह से भारत को दूर कर दिया है, रूस और चीन की तरफ धकेल दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है, सोच समझ करके की है। और जहां तक बात है राहुल गांधी की या संसद में हंगामा करने वालों की और उनके हीरो बनने या जीरो बनने की, तो देश में जो अलग अलग समय पर चुनाव होते रहे हैं, 3 लोकसभा चुनाव हो चुके, 100 की फिगर कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई, हासिल नहीं कर पाई, 99 पर अटकी हुई है। इतने राज्यों के चुनाव हुए हैं, 90 से ज्यादा राज्य विधानसभाओं के चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। लगातार रिजेक्शन झेल रहे हैं राहुल गांधी इस देश में। पब्लिक उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं, उनकी लीडरशिप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ये किस लिए? क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वो उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो ये साबित करने पर आमादा रहते हैं कि नहीं नहीं, मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर गए। अगर मोदी डरे हुए होते तो डोनाल्ड ट्रंप की जो 4 फोन कॉल आई थी वो उनको भी सुन लेते। क्यों उन्होंने फोन पर आने से इनकार कर दिया? या जो वो शर्तें लगा रहे थे वो शर्तें क्यों नहीं मान ली? तो 8 महीने पहले डील हो जाती और 50% टैरिफ भी ना लगता। पीयूष गोयल को सामने आना पड़ा जब इन्होंने रायता फैलाने की कोशिश की कि साहब वो देश को बेच दिया डोनाल्ड ट्रंप के हाथों, अमेरिका के हाथों, या किसानों की किस्मत का सौदा कर लिया, किसान बर्बाद हो जाएंगे। उनको आना पड़ा कि नहीं, डेयरी क्षेत्र और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों पूरी तरीके से संरक्षित हैं, उन पर कोई समझौता नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? जिस तरह धीरेन्द्र जी इन्होंने 3 कृषि कानूनों को काले कानून बता करके इस देश के 88% किसानों का अहित किया है, जिनके फायदे के लिए वो 3 कृषि कानून लाए गए थे, और उस समय भी लगातार इनसे पूछा गया। ये जितने बैठे हुए थे, योगेंद्र यादव से लेकर के और पंजाब की इनकी वामपंथियों की पूरी लीडरशिप, राकेश टिकैत और ये सारे, किसी बार बार पूछा गया मीडिया के द्वारा कि काले कानून तो बता रहे हो, जितने बंद, उपबंध, नियम, उपनियम हैं, उनमें से कोई एक लाइन बताओ जिससे किसानों का अहित होता हो। बता नहीं पाए ये लोग। और बाद में उसी योगेंद्र यादव ने क्या कहा था टेलीविजन चैनल पर बैठ करके कि हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, हमने तो हैवी रोड रोलर का भी इस्तेमाल किया था,
हम क्या करें अगर वो ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए, अगर ठीक तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाए? हम तो उनकी जगह जाकर के ये सब नहीं करने वाले थे। तो ये देश में एक अराजकता का माहौल, नेगेटिविटी फैलाना, झूठ बोल करके ये साबित करने की कोशिश करना कि नरेंद्र मोदी तो जैसे डरपोक है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश ने जो काम करके दिखाया है, इसका इंतजार दशकों से जनता कर रही थी। लंबी-लंबी लाइनें लगती थी भई हर चीज के लिए। बिजली का बिल भरना है, टेलीफ़ोन का बिल भरना है, रेलवे का रिजर्वेशन करवाना है, गैस सिलेंडर लेना है, लाइन में लग जाओ। किस तरीके से लोगों का जीवन बदला है, ये सबको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर जो देश में बदलाव दिखाई दे रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे का कायाकल्प, 2 गुने हवाई अड्डे हो गए। तो इनको पता है कि अगर यूरोपियन यूनियन से 27 देशों के साथ एग्रीमेंट हो गया है, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हो गया है, तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है भारत की और नरेंद्र मोदी सरकार की। और अगले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल में इसके जो नतीजे दिखाई देंगे, जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जो और तेज गति से आगे बढ़ेगी, उसके बाद इनके लिए कोई चांस बचेगा नहीं वापसी का। तो इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना नेगेटिविटी फैला सकते हैं, जितना रायता फैला सकते हैं और जो उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उनको इस हंगामे से और मीडिया की सुर्खियों में आकर के ओवरलैप कर सकते हैं, उतना करो। और वही प्रयास चल रहा है। अच्छा, कई बहुत सारे लोग इसको जोड़ रहे हैं कि एकदम नई ये जो, हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कोई सेशन नहीं है 2014 से, क्योंकि जब मैं संसद में पिछले, जब किसानों वाला मसला था तो कभी बोरी लेके ऊपर अन्न की चढ़ जाते थे, पूरा पोर्च पर खड़े हो जाते थे वो तीनों पंजाब से आए हुए सांसद, या तमाम अलग अलग जगह हम देखते थे। तब तो सुनील जाखड़ भी हुआ करते थे, अब तो नहीं है खैर इनके पास। लेकिन क्या यूजीसी वाले मसले के बाद कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक होकर इस ख्वाब में तो नहीं आ गई है कि भाई अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत सारे ट्विटर हैंडल दिखने लगे, बहुत सारे, चूंकि उनके खिलाफ विद्रोह भी हुआ, सब चीजें हुई, उनका समर्थक वर्ग उनसे दूर है कि हम उसको बहका सकते हैं, इसीलिए। और चूंकि जो सबसे बड़ी छवि है, अगर हम देखें, एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं, वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड हो गए, एप्स्टीन का फाइल ले रहे। वो अगर मैं देखता हूं तो वो उसी छवि पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई भी, कम से कम ये अभी तक, आज तक कोई एक इस पर नहीं दिखा कि कोई किसी मुद्दे पर वो झुकते हुए दिखे हों। राष्ट्र के मुद्दे पर वो उस राष्ट्रपति के सामने खड़े हो गए जिसको रात दिन पूरी दुनिया के लोगों की नजर में, जिसको अनप्रिडिक्टेबल है, जो किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेता है, किसी को कुछ बताता है, उसके सामने। इसके बावजूद उसी छवि पर वार करने की ये रणनीति इनकी सोची समझी है, या फिर आपको लगता है कि ऐसे ही, जैसे ही सेशन आता है, जो भी मुद्दा दिखता है, उनको लगता है इस पर हल्ला किया जा सकता है, वो उठा लेते हैं, या उनके जहन में कुछ होता भी है कि नहीं, इसका फायदा लेंगे, इसका कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, नहीं, मुझे ये बताइए ना कि हंगामा करने, व्यवधान करने, व्यवधान डालने और झूठ बोलने, इसके अलावा इनके पास कुछ है क्या? इसके अलावा कोई चारा है क्या इनके पास? कुछ भी इनके पास बचा है क्या इसके अलावा? मीडिया में आप कैसे आएंगे? मीडिया की सुर्खियां कैसे बनेंगे? ये जो इकोसिस्टम है, जो गिद्धों की तरह इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और नरेंद्र मोदी को गालियां निकालना शुरू करे या आरएसएस को गालियां निकालना शुरू करे। इस पूरे इकोसिस्टम और ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पर कभी कोई सकारात्मक चर्चा होते हुए देखी है क्या? या कोई चर्चा होती है तो कंक्लूजन तक जाते हुए देखी है क्या? तो इसका फायदा राहुल गांधी एंड कंपनी, जितने भी ये लोग हैं, ये पूरा पूरा उठाते हैं।
अब दूसरी बात, राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, इतनी विदेश यात्राएं क्यों करते हैं? कभी कोई उनका टूर प्रोग्राम सार्वजनिक किया गया है क्या? वैसे तो वो दावा करते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, तो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप अगर ये दावा करते हैं कि मैं संवैधानिक पद पर भी हूं, तो फिर कांग्रेस पार्टी उनके विदेश दौरों का मिनट्स जारी क्यों नहीं करती है? किस किस से उनकी मुलाकात होने जा रही है, किससे वो मुलाकात करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम क्या है, उद्देश्य क्या है उन प्रोग्राम्स का? कभी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी बताते हैं क्या? ये कौन से जगहों पर जाकर के क्या करते हैं, इसके बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। जिस एप्स्टीन फाइल की ईमेल का जिक्र किया जा रहा है, क्या है उसमें? सबको पता था कि 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल के अधिकृत दौरे पर जा रहे हैं। पूरे समय कैमरों पर थे, पूरे समय की मिनट्स उनकी जारी हुई हैं। उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? डांसिंग एंड सिंगिंग। अगर ये वाकई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के पढ़े हुए हैं और पढ़े हुए जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है, तो इनको इस मुहावरे का अर्थ भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो भोंडे एआई जनरेटेड वीडियो जारी किए गए हैं और जिस तरीके से जारी किए गए हैं, नरेंद्र मोदी की जगह अगर कोई और प्रधानमंत्री होता और उनके बारे में इस तरह के वीडियो जारी किए होते, तो जिन्होंने वो जनरेट किए हैं वो भी टांगे जाते, उनको भी उठा करके जेल में ठूंसा जाता। और जिस सोशल मीडिया मंच पर इसने भद्दे वीडियो जारी करके देश के प्रधानमंत्री की छवि के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस सोशल मीडिया मंच को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाता। ये तो नरेंद्र मोदी है जो इनकी हजारों गालियां सुनकर के भी अभी तक संयम रखे हुए हैं। तो इनके छवि खराब करने से नरेंद्र मोदी की छवि खराब नहीं होगी, क्योंकि इनकी अपनी कोई छवि नहीं है। इन पर लोगों का कोई भरोसा ही नहीं है। ये लोगों का ऑलरेडी भरोसा खो चुके हैं। तो ये क्या किसी की छवि खराब करेंगे और क्या हीरो बनेंगे? लगातार जो आदमी नकारात्मकता में ही जीवन जी रहा हो और जो संसद सत्र के समय कुछ समय के लिए देश में आता हो और बाकी फिर विदेश निकल जाता हो, जिसके बारे में उसके सहयोगी ममता बनर्जी तक कह चुकी कि ये तो 50% समय जो है विदेशों में बिताते हैं, ये क्या लीडरशिप देंगे? तो उनकी कही हुई बात को ये जो भारतीय मीडिया है, ये तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि 4 बजे से ये लोग शुरू हो जाते हैं और रात के 10 बजे तक इनका ये सब चलता है। तो जी सर, उसका राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, बाकी लोग भी उठा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि साहब, इससे ये लोग जंग जीत लेंगे क्या? देश जीत लेंगे क्या? देश के लोगों का विश्वास हासिल कर लेंगे क्या? और जो उपलब्धियां हैं, जो काम हैं, उनको ओवरलैप कर सकते हैं क्या? उनको मिट्टी में दबा सकते हैं क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी और जब सामने राहुल गांधी की चर्चा के लिए बैठते हैं, तो कोई तुलना ही नहीं है। जमीन और आसमान का अंतर है, सीधे सीधे। एक वो आदमी है जो 75 साल की उम्र में भी दिन रात काम कर रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है, जिसकी हर मिनट कैमरों पर होती है, पब्लिक डोमेन में होती है। एक वो है जो अपनी पार्टी का ही भट्टा बैठा रहा है और जो विपक्ष के कंधों पर सवार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन का प्रयास करता है या उनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करता है।
बड़ी सीधी सी बात है, अगर पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसको अभी तक तो कह सकते हैं कि अब तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनके जो हवाई अड्डे हैं, जो एयर बेस हैं, उन पर अटैक किए गए। 11 एयर बेस पर उनके रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया। इतनी बड़ी कामयाबी, और चाहे उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, या ये 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना और ये कार्रवाइयां करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन उस समय भी इनके चेहरे लटके हुए थे कि इतनी बड़ी और इतनी कड़ी कार्रवाई हमारी सेना के द्वारा नरेंद्र मोदी ने करा दी है, कहीं इनकी प्रशस्ति, इनकी कीर्ति पताका जो है वो ऊपर 7वें आसमान पर ना चली जाए। इसी तरीके से चीन की सेना जब चाहती थी तब कहीं तक भी आकर के घूम जाती थी, डेरा डाल करके बैठ जाती थी। 2014 के बाद उनको रोका टोका जाने लगा, उनकी कैफियत तलब की जाने लगी, और जब रोका गया तो वो जो गलवान में हुआ या डोकलाम में हुआ, 73 दिन का डोकलाम में स्टैंड ऑफ था, और 4.5 साल तक पूर्वी लद्दाख में हमें देखने को मिला दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी। तो मेरा कहना ये है कि चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, इनकी भी जो दादागिरी चलती थी या जो गुस्ताखियां चलती थी, वो हदों में लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी। आतंकवाद की जो घुसपैठ होती थी, वो बंद की है, लगभग बंद हुई है। अलगाववादी घरों में छुप करके बैठे हुए हैं। नक्सलवाद का खात्मा लगभग कर दिया है। इसी तरीके से चाइना को पहली बार भारत ने खड़े होकर के चैलेंज किया है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो ये क्यों बार-बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, डर गए हैं? क्योंकि इनको पता है कि नरेंद्र मोदी डरपोक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया है कि वो डरपोक नहीं है। तो ये जो कहते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके कि जो नरेंद्र मोदी की एक छवि बन गई है, हमने उस छवि को फाड़ करके रख दिया है। कैसे फाड़ करके रख दिया है? इस तरह फाड़ करके रखेंगे कि आप उनको डरपोक बता देंगे और मीडिया के जरिए इस देश की जनता मान लेगी कि हाँ, नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। वो डरपोक होते तो 8 महीने पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो चुकी होती। वो डरते नहीं हैं, इसीलिए 50% की टैरिफ थोपी गई थी भारत के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई मिला है सीधे आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला, तो वो नरेंद्र मोदी ही है। और कूटनीति कैसे की जाती है, प्रेशर को कैसे खत्म किया जाता है, नरेंद्र मोदी से बेहतर कूटनीति कोई नहीं जानता। या नरेंद्र मोदी, या राष्ट्रपति पुतिन, या जिनपिंग, तीनों बोलते नहीं है। उनके प्रवक्ताओं को अगर कुछ कहना होता है तो वो कह देते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला, वो भी वोकल हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी वोकल हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं बोले इन 8 महीनों में। उन्होंने शांति के साथ काम किया, और जहां जहां एफटीए साइन हो सकता है उन देशों के साथ एफटीए साइन किए। अपनी जो एक्सपोर्ट है वो 14% इंक्रीज कर दी। तो ट्रंप को समझ में आ गया कि ये आदमी बयानबाजी में भी नहीं उलझ रहा है। मैंने तो डेड इकोनॉमी से लेकर के पता नहीं क्या क्या बकवास कर दी, पर नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी तरह की कोई रिएक्शन आई ही नहीं है। और नुकसान किसका हुआ उससे? भारत को नहीं हुआ। भारत की जिन चीजों पर आप 50% टैरिफ थोप रहे हो, उसका खामियाजा
अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनको महंगी चीजें खरीदनी पड़ी। तो भारत का तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, जो सामान आपके यहां जाते थे वो दूसरे देशों को जाने शुरू हो गए। तो इसलिए अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के जो संदेश है ट्रुथ पर, उसको लेकर के, उसकी कुछ बातों को लेकर के यहाँ तिनके तोड़े जा रहे हैं। हकीकत क्या है? ये शेखी खोरे हैं, ये सबको पता है। ये कॉलर खड़े करके रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ये सबको पता है। वो अपनी नाक ऊंचा रखना चाहते हैं, ये भी सबको पता है। इसलिए किसी झोंक में आकर के उन्होंने लिख दिया कि भारत रूस से ईंधन खरीद शून्य कर देगा। ये संभव है क्या? ये इस तरह की बातें पहले भी कह चुके हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ है। हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, उनके हिसाब से जहां से हमें कम दाम पर क्रूड मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा, वहां से हम खरीदेंगे और रूस से भी खरीदेंगे। खुद राष्ट्रपति पुतिन जब नई दिल्ली आए थे तो कह करके गए थे कि भारत को तेल का निर्यात जारी रहेगा। ये जब डिटेल चीजें सामने आ जाएंगी तब पता लगेगा। ये जो अभी से इन्होंने लाठियां भांजनी शुरू कर दी हैं और बयानबाजी शुरू कर दी हैं, देश को लुटवा दिया, अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कुंठा है, इनका फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल रहा है। धन्यवाद सर। बीच में, चूंकि वार्ता के बीच में ही कोई मुझे लग रहा तकनीकी खामी हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने पूरी तरह से समझाया। मुझे लगता है कि हम इस वार्ता को अभी यहीं रोक रहे हैं। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को इस थोड़ा जो ये प्रॉब्लम हुई उसके लिए भी माफ करना, लेकिन ये पूरा का पूरा संभाला है सर ने और सब समझाया है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।